Hello students, we are moving ahead with chapter 1C. This chapter will basically include Gauss law and its application. So this is the first video of chapter 1C in which we will basically discuss the terms related with Gauss law definition and its proof. And in the second video we will start with applications. So starting with we have a first definition that is of area vector. हमें पता है हालांकि जो एरिया है वो कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है. बट आज हम एरिया को क्या बनाएंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी. हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी बना सकते हैं. यानी कि अगर मेरे पास कोई भी सरफेस है, स्मॉल सरफेस है ds, स्मॉल सरफेस ds, तो मैं अगर उसको वेक्टर बनाऊंगी तो मैंने लिखा लेफ्ट साइड में ds वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ds इनटू, साथ में मैंने लिखा n कैप. क्या लिखा है, n कैप. और n कैप आपने 11th क्लास में पढ़ा था, इट इज अ यूनिट वेक्टर. इट इज अ यूनिट वेक्टर. अब ये यूनिट वेक्टर जो है वो हम ड्रॉ कैसे करेंगे, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर यानी आउटवर्ड नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं. क्या ड्रॉ करेंगे हम, आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. और ये डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल किसकी होगी, एन कैप की. सो दिस इज आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस विल गिव अस द एरिया वेक्टर ds वेक्टर. ओके, सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. बहुत इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम इस चैप्टर में बहुत यूज करने वाले हैं. इसका फाई ई हम सिंबल लेते हैं, बेस में लिखेंगे ई. मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो हम लिखते हैं फाई बी. ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी है जो क्या किस बारे में बताती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. किसके बारे में बताएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर सरफेस. क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया कह दो या सरफेस कह दो. ओके, अगर हम आगे मूव करें मैथमेटिकली, हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज हम इसको लिखते हैं. अगर स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख रहे हैं तो एरिया भी क्या होगा, स्मॉल होगा. तो हम इसको, इट इज एक्सप्रेस्ड एज ई डॉट ds. ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds इज द स्मॉल एरिया जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन निकालेंगे. फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है. फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. ओके, ये हमारा फॉर्मूला हो गया. जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हम इसको लिखेंगे ई डी एस कॉस थीटा. अब ये थीटा एंगल देखें, थीटा एंगल है किस किस के बीच में, ई के बीच में और ds. ds अभी वेक्टर समझाया था ना, कौन सा वेक्टर था, एरिया वेक्टर. तो अगर मुझे इसको दिखाना है, सपोज मेरे पास ये सरफेस है, इस सरफेस का मैंने स्मॉल सरफेस बना दिया, ये रहा ds. इस ds का आउटवर्ड नॉर्मल चेक करें, आउटवर्ड नॉर्मल मैंने ये बना दिया n कैप. और सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कुछ दी हुई है, ठीक है, ये e की डायरेक्शन है. तो n का और इसका ds पर, इस सरफेस पर n कैप और e का जो एंगल है जो बन रहा है वो है थीटा. सो दिस इज एक्सप्रेस्ड एज e ds cos थीटा. अगर सपोज समझें, अगर मेरे पास एक ये स्फीयर है, सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी सपोज इस तरीके से मूव कर रही हैं, तो क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया को क्रॉस नहीं कर रही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्फीयर के लिए क्या रहेगा, जीरो रहेगा. ओके, ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है. फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव. कब पॉजिटिव होगा, जब थीटा कैसा होगा, एक्यूट होगा. ओके, सेकेंड है फ्लक्स कैन ऑल्सो भी नेगेटिव. ये नेगेटिव कब होगा, जब थीटा कैसा होगा, ऑब्ट्यूज होगा. एंड थर्ड इज फ्लक्स आपका जीरो भी हो सकता है व्हेन थीटा इज 90 डिग्री. आई होप ये फ्लक्स का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा. सो फ्लक्स, मूविंग हेड, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो फ्लक्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसके यूनिट्स अगर हम लिखें फॉर्मूले से ही, फाई, क्योंकि हमारे पास क्या था, ई इंटू एरिया, इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास इसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इट इज फोर्स अपॉन चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम. लेकिन एरिया की क्या रहेगी, मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम.
क्लोज्ड बॉडी के लिए ध्यान रखेंगे हमेशा फ्लक्स जो है वो आउटवर्ड फ्लक्स कैसा रहेगा, पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बाहर निकल रही हैं तो फ्लक्स इज पॉजिटिव, और अगर अंदर की तरफ जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो फ्लक्स इज नेगेटिव। नाउ वी मूव अहेड विद गॉस थ्योरम। हमेशा जब भी कोई थ्योरम दी जाती है, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, तो उस थ्योरम का कुछ पर्पस होता है। इस थ्योरम का क्या पर्पस होगा, अगर हमें क्या निकालने हो, दो चीज़ें निकालनी हो, एक तो हमें क्या निकालना हो, फ्लक्स निकालना हो, और हमें निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो ड्यू टू अ क्लोज्ड सरफेस, तो इस थ्योरम का हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं। कहती क्या है ये थ्योरम, कहती है कि कोई भी एक क्लोज सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, इट वुड बी 1/ε0 टाइम्स the total charge enclosed by the surface, total enclosed charge। क्या निकालने के लिए यूज करेंगे हम इसको, the total electric flux through a closed surface is 1/ε0 times the total charge enclosed। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन पढ़ी थी प्रीवियसली, ई डॉट डी एस। अब ये देख रहे हो आप इंटीग्रेशन साइन क्यों लगाया, क्योंकि अगर मैं टोटल फ्लक्स निकाल रही हूँ तो स्मॉल फ्लक्स तो कितना होगा, ई डॉट डी एस, तो टोटल के लिए हम उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, बिकॉज इट इज अ नंबर। ठीक, अब आपको ये भी पता है कि इसको निकालने के लिए हमने एक सरफेस भी चूज करना होता है, जिस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या सरफेस चूज करते हैं हम गॉस थ्योरम लगाने के लिए, हमेशा एप्लीकेशंस में गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक ऐसा इमेजिनरी क्लोज सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पर, ये हम इमेजिनरी चूज करते हैं, जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या रहता है, सेम। सो गॉसियन सरफेस इज अ इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या रहता है, सेम। ओके, नाउ वी मूव अहेड टू प्रूव गॉस लॉ। हम बेसिकली क्या प्रूव करेंगे, जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैंने लिखा था, दैट फ्लक्स इज क्लोज्ड लूप इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज सपोज क्यू एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्विकली देखेंगे, हमने क्लोज सरफेस लिया विद ओ सेंटर एंड रेडियस इज स्मॉल आर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फीयर एंड चार्ज प्लस क्यू इज गिवन एट इट्स सेंटर, राइट। अब हमने एक स्मॉल सरफेस लिया इसका ds, उसका हमने आउटवर्ड नॉर्मल बनाया n कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या रहेगी, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में होगी, रेडियस वेक्टर r कैप की डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला at point P on the surface of the sphere. This is the point P which is labeled over here. इस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला यूजिंग द फॉर्मूला इन द फर्स्ट चैप्टर 1/4πε0 q/r² डॉट r क्यूब, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अब हमने फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया d phi e डॉट डी एस, ई का वैल्यू पुट कर दिया। डॉट प्रोडक्ट किस किस का एक्सप्रेस होगा, आर कैप डॉट एन कैप में। ओके, ई डॉट डी एस मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया, क्योंकि इन दोनों का यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, 1 रहता है। तो मेरे पास स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आ गया बाय इक्वेशन नंबर 2। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन करेंगे हम ऑफ द वैल्यू ई डॉट डी एस। ई का वैल्यू आप निकाल चुके हो, ई और डी एस के बीच में फिगर में अगर आप चेक करें, दिस इज डी एस वेक्टर, एन कैप का डायरेक्शन और ई कैप का डायरेक्शन क्या है, सेम, तो थीटा इज 0। सो जब आप इसको एक्सपांड करोगे, ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 इज 1, तो ई का वैल्यू ऑलरेडी पता है, डी एस। जो आपका कांस्टेंट वेक्टर है वो आपने बाहर निकालिए, q/4πε0r² इंटीग्रल ऑफ डी एस। बाहर फैक्टर जो निकल गया, ब्रैकेट में क्या आया, इंटीग्रल ऑफ डी एस इंटू 4πr², क्योंकि सरफेस कैसा है, स्फीयर, तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। तो मेरे पास जो फ्लक्स जिसका ये फॉर्मूला था कितना आ गया, राइट हैंड साइड में चेक इट आउट, 4πr² से 4πr² कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विद q/ε0। दिस प्रूव्स बेसिकली गॉस लॉ। नेक्स्ट हम कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो एप्लीकेशंस में जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि एप्लीकेशंस में हम क्या करेंगे, इस गॉस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स के लिए हम निकालेंगे। तो मेरा पहला अरेंजमेंट क्या होगा, एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर होगी जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। हैव अ लुक,
ये मेरे पास एक वायर है, देख रहे हो सेंटर पे एक वायर है, फिगर देखते जाएं, सेंटर पे एक वायर है जिस पर सपोज पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, नेगेटिव भी दे सकते हैं, अभी इस पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। पी पॉइंट जो कि कितने डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, आर डिस्टेंस पर, यू कैन मार्क दिस डिस्टेंस टू बी आर, इस लाइन ऑफ चार्ज से। अच्छा ये इन्फानाइट लेंथ है इसकी अभी एट प्रेजेंट, और इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो हमने बताया था कि हम हमेशा जब भी निकालते हैं तो हम गॉसियन सरफेस चूज करते हैं। तो हम गॉसियन सरफेस कैसे चूज करेंगे, तो गॉसियन सरफेस हमने यहाँ ऐसा चूज करना है जो इस वायर को अपनी एक्सिस की तरह ले, सिमिट्री हो, यानी हमने यहाँ पर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज करना है। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें फर्स्ट फिगर है क्योंकि ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तीन सरफेसेस दिख रहे होंगे आपको, S1 S2 एंड S3। S1 और S3 सर्कुलर सरफेसेस हैं, और S2 कैसा सरफेस है आपका, लेटरल सरफेस है, राइट। अब तीनों सरफेसेस का पहले बात तो आउटवर्ड नॉर्मल बना लो। S1 का यहाँ बनेगा, S3 का राइट साइड में एन कैप बनेगा, और S2 का आउटवर्ड नॉर्मल ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट P नीचे होता तो हम नीचे की तरफ एन कैप बना देते। अब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो तीन सरफेसेस की वजह से निकलेगा, E डॉट डी एस, ये मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया, सरफेस 1 सरफेस 2 सरफेस 3 पे स्प्लिट कर रहा है मेरा ये टोटल फ्लक्स, राइट। अब सिर्फ एंगल देखना है आपको E और DS में। फर्स्ट सरफेस के लिए आप चेक करें, S1 के लिए दोनों के बीच में एंगल चेक करो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, आउटवर्ड। जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो, अगर यहाँ टेस्ट चार्ज मानते हो तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है सोर्स, ये इसको रिपेल करेगा तो आउटवर्ड रहेगी। तो S1 के लिए और S3 के लिए एंगल बनेगा 90, और S2 के लिए एंगल बनेगा 0। आई होप दिस वन इज क्लियर। S2 के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बची, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0। और क्योंकि ये कैसा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, तो इसका सरफेस एरिया आपको पता है, छोटी क्लास में पढ़ा था, कितना होता है, 2πRL। तो गॉस थ्योरम से अभी मैंने सिर्फ जर्नल फॉर्मूला लगाया है। गॉस थ्योरम क्या कहती है, किसके बराबर है, Q/ε0। मैं फिर बात कर दूं, हमने गॉस थ्योरम यूज करनी है यहाँ, तो हमने पहले सिंपल फॉर्मूले से क्या निकाला है, ये फ्लक्स निकाला है। और गॉस थ्योरम कहती है कि फ्लक्स किसके बराबर, चार्ज/ε0। तो 1 और 2 को इक्वेट करना है, ये हर एप्लीकेशन में स्टेप सेम रहेगा। तो E इंटू 2πRL इज इक्वल टू Q/ε0। हमारा एम क्या था, E कैलकुलेट करना, कितना आ गया, Q/ε0 2πR इंटू L। अब चार्ज अपॉन लेंथ को हम एक पैरामीटर से डिफाइन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। लैम्डा को क्या बोलते हैं हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दिस इज इन वन डायमेंशनल एंड इट इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेंथ यानी वन डायमेंशन होगा तब हम इसे डिफाइन करते हैं। अगर हम ग्राफ देखें तो E का R के साथ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आएगा। अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहती है, रेडियली आउटवर्ड। लेकिन अगर इसी पर पॉजिटिव चार्ज हो तो भी हम लैम्डा में की फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, रेडियली इनवर्ड्स, जल्दी मेंशन्ड है देखें। और एक चीज और ध्यान दें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेंथ के इंडिपेंडेंट है। यहाँ आप एक्सप्रेशन में देखें, यहाँ लेंथ कहीं भी नहीं आ रहा है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमने, गॉस लॉ को ही यूज करना है, लेकिन किसकी वजह से, एक इन्फानाइट थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज, मतलब एक मेरे पास शीट है चार्ज, जिस पर चार्ज है, पॉजिटिव लिया है, यहाँ पर नेगेटिव भी ले सकते हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, लेकिन ये इन्फानाइट लेंथ की है। तो फिर से हमने इसके लिए क्या चूज किया है, क्योंकि ये अब 2D में है, तो हम इसके लिए एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं, सिग्मा, विच इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। होता क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। तो बेटे पहले मैंने शीट पर चार्ज निकाल लिया, किसके बराबर, सिग्मा इंटू एरिया, मार्क्ड एज इक्वेशन 1। गॉसियन सरफेस सिलेंडर चूज किया है जो इस शीट के बीच में से इस तरीके से निकलेगा, जैसे मैं इस पेन को इस शीट के अंदर से निकाल दूं। ओके, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर से वही तीन सरफेसेस लेंगे, S1 S2 एंड S3। आउटवर्ड नॉर्मल बनाएंगे। अब चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है हमने, यहाँ ये चीज ध्यान देंगे। S3 के लिए इधर रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज ये है, टेस्ट चार्ज ये है। ऐसे ही S1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड रहेगी, मतलब टेस्ट चार्ज अगर यहाँ हो तो ये सोर्स शीट इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी।
थर्ड सरफेस देखो, कर्व्ड सरफेस पर लिया है S2, इसका आउटवर्ड नॉर्मल ऊपर बनेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ है। तो इनमें भी दो वैल्यूज रहेंगी थीटा की, एक 0 और एक 90। आप अगर नोट कर रहे हो तो S2 के लिए 90 एंगल बनेगा थीटा का, और S1 और S3 के लिए क्या बनेगा, 0। यही चीज मैंने यहाँ इंप्लीमेंट की है, जैसे पिछले आर्टिकल में थी। टोटल फ्लक्स को तीनों सर्फेसेज में डिवाइड करके लिखा, थीटा 0, थीटा 90, थीटा 0 बताया था। S1 और S3 के लिए 0 और S2 के लिए 90 डिग्री। फिगर पे ही ध्यान देना है इसमें। S2 के लिए चेक करो, ds ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन है, तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री। ओके, तो मेरे पास दो सर्फेसेज आ गए। अब क्योंकि दोनों सर्फेसेज क्या है, सिमेट्रिकल, इंटीग्रल ऑफ ds, लेकिन सरफेस कैसा था, S1। देखो S1 जो सरफेस था वो छोटा सरफेस था, तो मैंने इसको लिखा डेल्टा S। S3 भी सिमेट्रिकल था तो उसका वैल्यू भी क्या लिखा, डेल्टा S। तो ट्वाइस वैल्यू हो गई ये। ओके, ये मैंने सिंपल फ्लक्स का फॉर्मूला निकाला, और फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करके हमने ये एक्सप्रेशन आ गया 2। गॉस थ्योरम का एक्सप्रेशन आपको पता है कि लेफ्ट साइड दोनों में सेम रहेगी, और राइट को हम क्या कर देंगे, इक्वेट। यही चीज मैंने राइट में इक्वेट करी है, और हमारा पर्पस था ई निकालना। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, चार्ज अपॉन डेल्टा एस डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज अपॉन डेल्टा एस बोला था सिग्मा होता है फर्स्ट इक्वेशन से, तो मेरे पास ई का वैल्यू आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यही शीट कैसी होती मेरे पास, थिन की जगह थिक शीट हो, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए प्रोसीड करेंगे आप इस मैनर में। थिक जैसे मेरी प्रदीप की नोटबुक होगी, वो थिकनेस होगी ना उसके कुछ डेफिनेट, तो आपको थिक के लिए पॉइंट्स अलग अलग तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सपोज P यहाँ पर है और यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके दो सर्फेसेस होंगे, एक तो बेटा ये वाला और एक इसके आउटर एज वाला। इसीलिए हम दोनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब P पर निकालेंगे तो दोनों का डायरेक्शन तो क्या रहेगा, सेम, क्योंकि P पर टेस्ट ज्यूम करना है। तो इधर वाला सरफेस भी उसको क्या करेगा, रिपेल, और जो इधर वाला सरफेस है वो भी उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो दोनों का डायरेक्शन सेम, तो सिर्फ ऐड कर देना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो थिक शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सिग्मा ग्रेटर देन 0, अगर नेगेटिव है तो सिग्मा लेस देन 0। आउटवर्ड और इनवर्ड की डायरेक्शन भी सोर्स पर डिपेंड करती है। अगर सोर्स पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली नॉर्मली आउटवर्ड्स, एंड अगर नेगेटिव है तो इनवर्ड। अब यही चीज लास्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल थिन शीट्स। अब इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, थ्योरेटिकल मैं इस वीडियो में समझा रही, न्यूमेरिकल क्लास में लेंगे हम, प्लीज पे अटेंशन। अभी तक तो हम एक शीट लेते थे, अब हमने क्या लेना है, 2 शीट ले ली हमने, ठीक है। और 3 पोजीशंस होंगी, मार्क्ड एज PQR। बोर्ड में 2 साल लगातार इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। 3 पोजीशंस होंगे, अलग अलग रीजन में है PQR। P बिल्कुल लेफ्ट में है, Q मिड में है और R एक्सट्रीम राइट में है। अब दो जो शीट्स हैं दोनों पर सपोज चार्ज डेंसिटी, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज डेंसिटी ए की ले ली सिग्मा ए, बी की ले ली सिग्मा बी। इन तीनों पॉइंट्स पर PQR पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। आपको सिर्फ क्या देखना है इसमें, डायरेक्शंस। कैसे देखेंगे, देखिए इसको मैन्युअली समझा देती हूँ मैं। मेरे पास 2 शीट्स थी, एक की सिग्मा चार्ज डेंसिटी ए, एक की सिग्मा बी, दोनों पर चार्ज का नंबर भी अलग है। 3 रीजन्स हैं 1, 2 एंड 3। इन तीनों रीजन्स में हमने अलग अलग पॉइंट्स P, Q और R पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने 3 रीजन्स एक ही साथ पैरेलल मार्क कर लिए। रीजन 1 में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। अब P पर 2 शीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी, A और B। अब जो अगर P पर टेस्ट चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव, बताओ अब ये वाली शीट इसको क्या करेगी, रिपेल। तो हम इसकी EA की डायरेक्शन चेक करें, लेफ्ट की तरफ मार्क करेंगे। ये वाली शीट भी इस इधर जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो इसकी भी यही डायरेक्शन आ गई, EB। अब दोनों का आपने क्या ध्यान देना है, हमने जब ओरिजिन से हम राइट साइड की तरफ लेते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है मेरे पास, और जब लेफ्ट लेते हैं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो बेटा यहाँ पर क्योंकि दोनों एरोज कहाँ है, लेफ्ट की तरफ है, सेम डायरेक्शन में, तो होंगे तो ये ऐड EA प्लस EB। लेकिन क्योंकि दोनों वेक्टर्स लेफ्ट की तरफ एरो है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, माइनस। आपको पता है एक थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखते हैं हम, सिग्मा माइनस ये वाला ब्रैकेट से बाहर, सिग्मा A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट
प्लस सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, रीजन 2 में देखें और क्लियर होगा। क्यू पर अगर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगी तो ये वाला इसको, ये वाली फर्स्ट शीट इसको क्या करेगी, रिपेल। तो ये तो आ गई डायरेक्शन ई ए। ठीक है, सेकेंड वाली शीट भी इसको क्या करेगी, रिपेल। तो ये डायरेक्शन आ गई ड्यू टू ई बी। अब आपको ध्यान क्या देना है, जो एरो राइट की तरफ जा रहा है वो पॉजिटिव, तो ई ए तो लोगे पॉजिटिव, और जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है उसका साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो माइनस इसको क्या लिखेंगे, ई बी। वैल्यू पुट कर दें, सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। रीजन 3 में फटाफट देखें, रीजन थ्री पर जब हम निकालेंगे तो देखें, अगर मैं यहाँ टेस्ट चार्ज रखूंगी तो पहले ए शीट की वजह से ये रिपेल होगा, तो ये होगी ई ए। ठीक, अब ये वाली शीट भी इस पर जो टेस्ट चार्ज है उसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो यहाँ भी डायरेक्शन क्या रहेगी, टूवर्ड्स राइट साइड, तो ई ड्यू टू बी। तो दोनों का डायरेक्शन क्या आ रहा है, सेम, और दोनों का एरो किस तरफ है, राइट साइड की तरफ। तो क्या लिखेंगे, ई ए प्लस ई बी। वैल्यू पुट कर दें, सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें एक स्पेशल केस और डिस्कस कर लेते हैं हम। स्पेशल केस में देखें, स्पेशल केस में हम क्या करेंगे कि अगर शीट की जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज सेम, इफ सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा, अगर ये चार्ज डेंसिटी क्या ले लें हम, सेम ले लें। मतलब समझते हो इसका, कि यहाँ चार्ज, अगर चार चार्ज हैं तो यहाँ भी चार होंगे, इनकी चार्ज डेंसिटी मतलब पर्टिकुलर एरिया और चार्ज अपॉन एरिया की रेशियो क्या हो, सेम हो। तो बताओ फर्स्ट रीजन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्या वैल्यू आएगी, ई इन फर्स्ट रीजन, बताओगे क्या वैल्यू आएगा। अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो इट वुड बी, इट इज 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इट वुड बी 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विद नेगेटिव साइन। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड रीजन में बताओ कितनी आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सो दिस इज 0। और थर्ड रीजन में हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास एक केस और बनेगा। एक केस और हम कैसे बना सकते हैं इसमें, स्पेशल केस एक और बना सकते हैं कि एक शीट में, इसको फिगर से ही दिखा रही हूँ, एक शीट मेरे पास पॉजिटिव है और दूसरी शीट नेगेटिव है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिस क्वेश्चन हैज बीन देयर इन बोर्ड एग्जाम, सो हैव अ लुक। इसमें मेरे पास दो शीट्स हैं, सिग्मा एंड प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। ठीक है, 1 and 2 अलग अलग ले लिया मैंने। अब 3 रीजन्स हैं यहाँ, सपोज पॉइंट क्यू एंड अगेन पॉइंट आर। अब इन तीनों पॉइंट्स पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो मैं केस की तरह नहीं लूंगी, मैं इस पर डायरेक्ट भी निकाल सकती हूँ। कैसे, पी पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम करो, तो फर्स्ट शीट की वजह से, अगर मैं इसको सिंपल ए भी नहीं दी हुई है तो ये फर्स्ट शीट है, ये सेकेंड शीट है, क्या होगी, E1 लेफ्ट की तरफ होगा और E2 की वजह से राइट की तरफ होगा। चेक इट आउट, E2। सेकेंड रीजन में यहाँ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव अज्यूम करना है, ये पॉजिटिव उसको क्या करेगा, रिपेल, E1, लेकिन ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो चेक करो, E2 इस तरफ होगा, राइट की तरफ होगा, है ना, यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अब जो थर्ड रीजन है इसमें बोलो टेस्ट चार्ज होगा, तो फर्स्ट से तो वो रिपेल होगा, ऐसे, ये हुई E1, लेकिन इस सेकेंड शीट से क्या होगा, ये इसकी तरफ मूव करेगा, अट्रैक्शन होगी, E2। अब अगर मैं रीजन्स अलग अलग में निकालूं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 अलग अलग में निकालूं, तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड में एंड थर्ड में निकाल दें हम, क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, जब एक शीट पॉजिटिव एक शीट नेगेटिव थी। अभी जो हमने केस किया था ना, एक्चुअली वो कैसी शीट्स थी, दोनों पॉजिटिव थी। ये वाले स्पेशल केस में दोनों शीट्स कैसी थी, पॉजिटिव थी। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में एक शीट पॉजिटिव है और एक शीट नेगेटिव है। तो बेटा आप अगर देखें एरोज यहाँ पर, और दोनों का अगर चार्ज डेंसिटी भी सेम है, सपोज अगर चार्ज डेंसिटी भी सेम है, उसको भी हम स्पेशल केस की फॉर्म में ले सकते हैं। फिलहाल ले लेते हैं, मान लो अलग अलग है,
तो कैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे हम इस P पर, बताएं। राइट साइड वाला कौन सा है, E2 पॉजिटिव होगा, और E1 कैसा है, नेगेटिव, -E1। एरोज देखें, वैल्यू आपको पता है क्योंकि एरोज हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को करके यूज कर चुके हैं। तो E1 का वैल्यू यहाँ क्या पुट करोगे, σ2/2 एप्सिलॉन नॉट, σ2/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और यहाँ क्या लिखेंगे, σ1/2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी भी सेम है, इफ σ1 is equal to σ2, then electric field at point P in first region would be 0. Similarly, थर्ड में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट R would be 0. अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, निकालना ज़रा, क्या वैल्यू निकालेंगे हम। E1 पॉजिटिव लिखेंगे पहले, और E2 का अपोजिट है। तो अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी अलग अलग थी तो फॉर्मूला ये आ गया मेरे पास। लेकिन अगर σ1 और σ2 भी सेम है तो क्या लिखेंगे, σ/2 एप्सिलॉन नॉट बाई σ/2 एप्सिलॉन नॉट, एंड R कम्स आउट टू बी 0। मिड में और निकाल लेते हैं भाई, रीजन 2 में। रीजन 2 में ध्यान दो, दोनों एरोज सेम डायरेक्शन में है, तो E1 प्लस E2 σ/1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन दोनों की चार्ज डेंसिटी अगर सेम होती तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट ऐड किया तो वैल्यू कितनी आ गई, σ/एप्सिलॉन नॉट। इस रिजल्ट को याद भी रखना है कि मेरे पास दो प्लेट्स हैं, ऐसे मान लो, एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव, दोनों पर चार्ज क्या है, सेम। तो अगर मुझे इस पॉइंट K पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी हो तो क्या आंसर होगा, σ/एप्सिलॉन नॉट। और अगर मुझे इस L पॉइंट पर बतानी हो तो 0, M पॉइंट पर बतानी हो तो 0, और मिड में बतानी हो तो अभी कैलकुलेट की σ/एप्सिलॉन नॉट। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट नहीं याद करेंगे, ये 3 नंबर में न्यूमेरिकल्स फॉर्म में आता है, ठीक है। ये चैप्टर था हमारा गॉस लॉ विद इट्स एप्लीकेशन। इस वीडियो में हमने ये फिनिश आउट कर दिया है। बाकी हम इसकी जो डाउट्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में भी हम थॉरली ले लेंगे आपकी।